तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। अभी तक हम जो है क्लास 12th की फिजिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे, जो कि हमने कल कंप्लीट कर ली थी। और अब हम जो है फिजिक्स का पार्ट 1 हम कह सकते हैं शुरू कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहली यूनिट है अपनी स्थिर वैद्युत की। और हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत की को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस इकाई इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। यानी इस यूनिट के अंतर्गत हमें कुल स्टूडेंट 4 चैप्टर्स का अध्ययन करना है, जिसमें से अपना स्थिर वैद्युत का चैप्टर नंबर 1 है, स्थिर वैद्युतिकी का चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिट का अपना दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। और हम कह सकते हैं इस यूनिट का अपना तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंग्लिश में कहते हैं। और चौथा चैप्टर है अपना स्टूडेंट संधारित्र एवं धारिता, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो ये कुल 4 चैप्टर्स स्टूडेंट्स हमें जो है अच्छे से तैयार करने हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंतर्गत हम कहे बता दें आपको कि इस यूनिट के अंतर्गत जो है कुल 8 मार्क्स, ठीक है ना, कुल 8 मार्क्स का हम कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स इस 8 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है आप ये भी देखिए। इस 8 मार्क के अंदर आपसे जो है हम कह सकते हैं डेरिवेशन वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा हम कह सकते हैं आपसे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसी 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी हम कह सकते हैं तीसरे इसी में आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं 8 नंबर में, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम कह सकते हैं कि इसी 8 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम अच्छे से अपनी थ्योरी जो है इन चारों चैप्टरों की अच्छे से थ्योरी हम कह सकते हैं करेंगे। और थ्योरी के साथ साथ ही जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेंगे आपको तुरंत ही उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ना स्टूडेंट, हर टॉपिक से न्यूमेरिकल तो नहीं बन सकते, लेकिन जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेंगे आपको उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ कराए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया तुरंत ही उसका एक न्यूमेरिकल भी कराया। और यहाँ तो हम लोग न्यूमेरिकल जो है हम कह सकते हैं खूब न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो सके। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है ना वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं घुमा कर पूछा जाता है, लेकिन आप अगर मेरे साथ में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन 1 नंबर का यानी एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने मैं नहीं दूंगा। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे साथ में एक एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और उसको घर पे जो है तैयार भी करना है, आपको उसको अभ्यास करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी यूनिट पहली है पार्ट 1 फिजिक्स की, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की। इसके अंतर्गत कुल अपने ये 4 चैप्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युत की का, और जिसका नाम है चैप्टर का वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और इस चैप्टर के अंदर हम कह सकते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि इस वैद्युत आवेश का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युत की। यूनिट का नाम है चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है वैद्युत आवेश। तो सवाल सबसे पहले सभी बच्चों के मन में ये उठता है कि सर आखिर होता क्या है वैद्युत आवेश। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में स्टूडेंट लिखता हूँ, आखिर होता आखिर होता क्या है वैद्युत आवेश। आखिर होता क्या है हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश, ठीक है ना। ये जो वैद्युत आवेश होता है ये होता क्या है, सबसे पहला बच्चों के मन में यही सवाल उठता है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखता हूँ और फिर उस डेफिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन की वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए पदार्थ पदार्थ या पदार्थ या कण का पदार्थ या कण का वह मूलभूत गुण पदार्थ या कण का वह मूलभूत गुण पदार्थ या कण का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र, ठीक, जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है ठीक है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये है अपनी डेफिनेशन। अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ
कि आखिर में वैद्युत आवेश क्या है। देखिए परिभाषा ये कह रही है कि पदार्थ या कण का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र, ये अपना पॉइंट्स काम का स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, तो ये वाला पॉइंट्स भी अपना काम का स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। चलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। इस पूरी जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है ना, इन लाइनों का आखिर में मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसकी मदद से आपको जो है ना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आखिर वैद्युत आवेश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि मान लीजिए अपने पास ये दो कोई कण हैं, ठीक है, ये अपने पास कोई दो कण हैं। अब आप स्टूडेंट देखिए कि ये कह रहा है कि पदार्थ या कण का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह कौन, कण, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वैद्युत, इस ये अपने पास एक कमरा है और इस कमरे में हमने वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र में से कोई एक जो है हमने यहाँ पर फैला रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर या तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को लगा रखा है या फिर वैद्युत क्षेत्र को लगा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें यही नहीं पता कि वैद्युत क्षेत्र क्या है या चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें डिटेल में वैद्युत क्षेत्र ही पढ़ना है, हम आगे आपको वैद्युत क्षेत्र ही पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जब हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में चुंबकीय क्षेत्र के ही बारे में बताएंगे। अभी आप बस मान लीजिए कि ये दो भौतिक राशियाँ कोई कुछ ना कुछ होती होंगी, अभी के लिए फिलहाल आप मान लीजिए। तो आप देखिए ये कह रहा है कि ये जो कण है ना, ये जो कण है अपना, ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो कण है अपना, ये जो कण है ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। मतलब कि ये हुआ कि अगर किसी भी कण पर आवेश होगा तो वो या तो वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा ना, तो वो उससे इफेक्ट होगा। प्रभावित का मतलब होता है इफेक्ट होगा। तो देखिए ये अपना एक कण था, ठीक है, ये कण चल रहा था, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में इसने प्रवेश किया तो देखिए इसकी चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा निकल गया। लेकिन जबकि आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो अपना दूसरा कण है जो कि मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, ये स्टूडेंट चल रहा था, ठीक है ना, अपनी चाल से चल रहा था, लेकिन जैसे ये वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो देख रहे हैं आप इसकी चाल क्या हो गई, हम कह सकते हैं परिवर्तित हो गई। यानी ये वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या हो गया, प्रभावित हो गया, इफेक्टेड हो गया। तो हम अगर मैं आपसे पूछूं बताइए यहाँ पर ये जो दो कण है ना अपना, ये कण है ए और ये कण है बी, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कण ए और बी में से किस पर आवेश है, तो आपका जवाब होगा सर कण ए या बी में जो आवेश होगा ना वो सर कण बी पर आवेश होगा। यानी जो कण बी है अपना, कण जो बी है ये आवेशित कण है, यानी इसके ऊपर आवेश है। ये क्या है अपना, ये आवेशित कण है, ये अपना आवेशित हम कह सकते हैं कण है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये क्यों आवेशित कण है, तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ कि देखिए जो कण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होगा, तो देखो यहाँ पर जो कण बी है ना इसकी चाल परिवर्तित हो गई। क्यों परिवर्तित हो गई, क्योंकि देखिए जब तक ये सीधे गति कर रहा था, मतलब जब तक ये इस कमरे के बाहर था, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने इस कमरे में प्रवेश किया कण ने, अब यहाँ पर उसे या तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रखा आपने या फिर चुंबकीय क्षेत्र, तो जैसे ही ये वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में गया तो इस कण की चाल परिवर्तित हो गई। तो हम कह सकते हैं कण बी जो है ना अपना ये आवेशित कण है, यानी इस पर आवेश है, और जबकि कण ए पर कोई आवेश नहीं है। इसीलिए जब ये कमरे के बाहर जिस तरीके से गति कर रहा था वैसे ही ये कमरे के भीतर प्रवेश किया, तब भी इसकी गति बिल्कुल वैसी थी, यानी ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ। तो इसको हम कहेंगे ये जो कण ए है ना ये अपना उदासीन कण है। ये जो कण ए है अपना, हम कह सकते हैं ये जो कण ए है ना अपना ये कैसा है, हम कह सकते हैं उदासीन। इस पे ना तो कोई धनात्मक आवेश है और ना ही ऋणात्मक आवेश है, ये अपना उदासीन है, ठीक। इस मतलब कहने का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है अपनी हम कह सकते हैं आवेश। आवेश का मतलब सीधा ये है कि जब भी कोई कण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, अगर उस कण पर आवेश होगा तो हम कह सकते हैं वो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होगा, यानी उसकी चाल में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा या फिर उसकी दिशा हम कह सकते हैं परिवर्तित हो जाएगी, एक्सेट्रा। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, मैं आशा करता हूँ आपको आवेश जो है आवेश की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, अगर आपने अच्छे से समझी होगी। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि आवेश के कुछ बोर्ड एग्जाम में ना एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक एक नंबर क्वेश्चन कौन से हैं, तो मैं एक यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ। सबसे पहले आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, अपना अगला टॉपिक यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं आवेश के ही लिए, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखिए आवेश से संबंधित आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको आवेश से संबंधित कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो आवेश नाम की राशि है ना अपनी,
ये एक अदिश राशि है। पहला पॉइंट तो आपको आवेश के बारे में यही ध्यान रखना है कि आवेश तो अपना वैद्युत आवेश है ना, आवेश एक कैसी राशि है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो पहला पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश एक कैसी राशि है, तो आपका आंसर होना चाहिए आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट अपना ये है कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश एक कैसी राशि है, आवेश एक हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। अब ये व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कि इसको ड्राइव किया जाता है, ठीक है ना, इसको परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, देखिए आवेश का जो अपना फॉर्मूला होता है ना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आवेश बराबर होता है अपना, आवेश बराबर अपना होता है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। तो जिन राशियों को हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स की बताया था कि जिन राशियों को हम जो राशियां किसी न किसी के ऊपर आधारित बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। एक होती हैं अपनी मूलभूत राशियां, तो धारा और समय ये मूलभूत राशियां, ये किसी से मिलकर नहीं बनी, इन्हें आप परिभाषित नहीं कर सकते किसी की सहायता से, ये खुद में ही हम कह सकते हैं मूलभूत राशियां हैं। तो आवेश जो होती है ना, ये अपनी व्युत्पन्न राशि है, इसको धारा गुणे समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप इसको लिखना ही चाहते हैं फॉर्मूले के बेस पे, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आवेश को हम लिखते हैं Q और धारा को लिखते हैं I से और समय को लिखेंगे T से, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका विमीय सूत्र भी बताया था, मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स की, तो मैंने कहा था इसका आपको विमीय सूत्र भी ध्यान रखना है। तो आवेश का जो स्टूडेंट विमीय सूत्र होता है ना, आवेश का विमीय सूत्र जो होता है वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, काम में आएगा अपने। आवेश का विमीय सूत्र अपना होता है क्या, ध्यान रखना है आपको, ये होता है स्टूडेंट्स AT, ये अपना होता है AT, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सर ये AT कहाँ से आया, देखिए I का विमीय सूत्र क्या होगा A, और समय यानी कि T का विमीय सूत्र क्या होगा कैपिटल T, तो ये बन गया अपना आवेश का विमीय सूत्र। अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश का सर SI मात्रक क्या होता है, तो लिखते हैं कि आवेश का SI जो मात्रक होता है ना स्टूडेंट्स, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक जो होता है ना अपना स्टूडेंट्स, वो होता है कूलाम। क्या होता है आवेश का SI मात्रक, तो आपका आंसर होगा सर आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। और चिन्ह की बात करें अगर, चिन्ह की कि इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप Q बराबर 5 लिखेंगे तो चिन्ह क्या लगाएंगे, तो आपको चिन्ह यहाँ पर लगाना है स्टूडेंट C, चिन्ह होता है C, ठीक है ना, ठीक। तो ये आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। अच्छा आवेश के और भी मात्रक होते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आवेश के और भी मात्रक होते हैं। कौन कौन से आवेश मात्रक होते हैं आवेश के, तो एक तो आवेश का मात्रक होता है अपना CGS पद्धति में, CGS पद्धति में। अब आपको अगर CGS पद्धति के बारे में नहीं पता तो आप स्टूडेंट्स क्या करिए, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 की हमारी वीडियो देखिए, उसमें मैंने CGS पद्धति के बारे में अच्छे से बता रखा है। मैं आपको यहाँ पर एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि CGS पद्धति का मतलब क्या है, कि जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है, तो ऐसी पद्धति अपनी CGS पद्धति कहलाती है। तो आवेश का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है वो होता है ESU, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, ये होती है स्टूडेंट्स, इसकी हम कह सकते हैं फुल फॉर्म। ESU का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा आवेश के हम कह सकते हैं अन्य मात्रक भी हैं, और भी मात्रक हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, बस जस्ट आपको ये ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स, ये पूछे नहीं जाते हैं बट फिर भी आपको ये वाला जो मात्रक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। बस कौन कौन से हैं वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है, आवेश का एक मात्रक फ्रैंकलिन भी होता है, और आवेश का एक मात्रक फैराडे भी होता है, फैरेड नहीं, फैरेड धारिता का मात्रक है फैराडे, और एक मात्रक इसका हम कह सकते हैं मैक्सवेल भी होता है, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये आवेश के ही हम कह सकते हैं मात्रक हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं, तो आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हमने क्या क्या बताया, पहला बताया आवेश एक अदिश राशि है हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, और दूसरा आपको हमने बताया यहाँ पर कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि का मतलब हुआ कि आवेश को ड्राइव किया गया है, यानी आवेश को धारा गुणे समय के रूप में परिभाषित किया गया है, और फॉर्मूला इसका होता है Q बराबर I गुणे T, यानी Q बराबर IT। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, आवेश का जो विमीय सूत्र है ना वो AT होता है। कहाँ से आया ये AT, तो धारा का हम कह सकते हैं जो
विमेय सूत्र होता है वो है अपना कैपिटल ए, और टी का जो अपना विमेय सूत्र होता है यानी समय का वो कैपिटल टी, और आवेश का जो अपना एसआई मात्रक होता है ना स्टूडेंट वो होता है कूलाम, और चिन्ह जो होता है वो सी होता है। और आवेश के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है ईएसयू, इसका फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज ये किसकी हम कह सकते हैं फुल फॉर्म है ईएसयू के, और ये किसका मात्रक है आवेश का, कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अच्छा, इसके अन्य मात्रक भी हमने बताया, जैसे फ्रैंकलिन, फैराडे और मैक्सवेल, ये भी आवेश के मात्रक हैं। आपको ये वाला ज़्यादा ध्यान रखना है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है स्टूडेंट्स अपनी हम कह सकते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, और यूनिट नंबर 1 में हम कह सकते हैं अपना पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसका आपको पहला टॉपिक समझाया वैद्युत आवेश, और मैं आशा करता हूँ आपको वैद्युत आवेश बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इन पॉइंटों को आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी दिला सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव में हम कह सकते हैं कि आपको नंबर दिला सकते हैं, तो अच्छे से आपको क्या करना है, इनको तैयार कर लेना है। ये है अपना आवेश हम कह सकते हैं, और कल हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार। अब हम स्टूडेंट्स छोटे छोटे हम कह सकते हैं अभी लेक्चर लेके आएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आवेश अपना यहाँ तक हो गया, अब कल हम पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, थैंक यू।